आज की हमारी क्लास का विषय है खड़ी बोली हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका थी या ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि खड़ी बोली के पहले पुरानी हिंदी के बाद जिन भाषाओं का विकास हुआ उनमें अवधी और ब्रजभाषा प्रमुख थे। ब्रजभाषा 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक चलती रही। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन का शासन भारत पे हुआ, या भारत पर 1600 के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे उसको प्रशासन में ज़रूरत पड़ने लगी, जब वो प्रशासनिक, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, फिर 1761 में पानीपत का हुआ, फिर 1764 में बक्सर का हुआ। 1761 में पानीपत, 1764 में बक्सर का हुआ। तो इनके बाद, इन युद्धों के बाद मराठा भी पराजित हो गए और भारत में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी बन गई? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के साथ इस पर भारत पे अधिकार भी हुआ, और भारत पर अधिकार पर के बाद अधिकतम शोषण के लिए उसे यहाँ की भाषा बोली या इन लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, बहला फुसला करके अपना काम निकालने के लिए उनकी भाषा का जानना जरूरी था। अब ब्रिटिश जो वहाँ के कर्ता धर्ता थे, वहाँ का जो थिंक टैंक था, उसने ये सोचना शुरू किया कि इसको कैसे शुरू किया जाए। तो उन लोगों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्रयास किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ईसाई मिशनरियों ने किस तरह से पंपलेट छाप करके अपने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भारत में प्रयास किया था, और हिंदी में ही उन्होंने यहाँ की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने वही तकनीक अपनाई जो गौतम बुद्ध ने उस समय अपनाई थी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो जन सामान्य की भाषा थी, गौतम बुद्ध ने पाली को अपनाया और अपने प्रवचनों को, अपने भाषा को, अपने संदेश को लोगों में देने में सफल रहे। ब्रिटिश नागरिकों ने वही नकल की, और उन लोगों ने हिंदी की जो यहाँ तत्कालीन भाषा प्रचलित थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी उस समय इसको हिंदुस्तानी भाषा कहते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रजभाषा या अन्य भाषा देने के बजाय उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा कहा। खड़ी बोली के बजाय हिंदुस्तानी भाषा, इसमें ब्रजभाषा का भी पुट था, खड़ी बोली थी, हिंदी था। हिंदी के अलावा दक्कनी हिंदी, उत्तर भारत की जो और बोलियां थी, इन सबों का एक मिश्रण चल रहा था। उस मिश्रण को समझने के लिए एक हिंदुस्तानी रूप अंग्रेज़ों के सामने आया, और इस हिंदुस्तानी रूप को ही एक मानक रूप प्रदान करने के लिए एक प्रयास किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस समय एक प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज खोला गया। कौन सा कॉलेज था? फोर्ट विलियम कॉलेज। ये है फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया, और इसमें हिंदी भाषा के लिए इसके प्राचार्य उसमें जॉन गिलक्रिस्ट थे। जॉन गिलक्रिस्ट ने उस हिंदी भाषा को एक मानक रूप प्रदान करने के लिए इस कॉलेज का उपयोग किया। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि हिंदी का जो एक व्याकरण तैयार हो, एक शब्दकोश तैयार हो, और उसके लिए उन्होंने चार भारतीय सहयोगियों का सहयोग लिया। उसमें कौन कौन से थे? इंसा अल्लाह खां, दूसरे थे लल्लू लाल, तीसरे थे सदल मिश्र, और चौथे थे सदा सुखलाल। इन चारों का सहयोग लिया इन्होंने व्याकरण, कहानियाँ, नाटक, इन सब के सभी विधाओं में, ताकि वहाँ के लोग आसान भाषा में, जो वहाँ के प्रशासक थे, प्रशिक्षण के दौरान आसान भाषा में यहाँ की भाषाओं को मनोरंजन के रूप में या मनोरंजन तरीके से सीख सकें। इसलिए पहला प्रयास जो एक ठोस प्रयास है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किया गया, एक तो पहले ईसाई मिशनरियों की तरफ से, दूसरा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से, और एक मानक रूप खड़ी बोली का जो शुरुआती रूप, एक मानक रूप, एक छठा रूप कह सकते हैं, जिस रूप को आगे बढ़ाया गया, खड़ी बोली जो आज हमारे रूप में है, उसका जो शुरुआती कोपलें थीं यहीं से निकली, इसी फोर्ट विलियम कॉलेज से निकली। हम अगर देखें कि भारतेंदु जब आए, अगर हम दो भागों में बांटें खड़ी बोली गद्य के विकास को, एक तो भारतेंदु पूर्व युग में जो 1799 में, इसकी स्थापना 1799 में हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की कब हुई थी? 1799 में, और 1799 से 1950 इस समय तक फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान था, इस समय जो सहयोग चला। लेकिन इसके आगे की भूमिका 1950 से 1799 से 1850 तक, और 1850 से 1900 तक ये भारतेंदु युग के दौरान रहा। यहाँ खड़ी बोली का विकास भारतेंदु युग के दौरान रहा। भारतेंदु युग के कवियों ने किया, भारतेंदु ने किया अपने विभिन्न
पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने कहानियों के माध्यम से, अपने अनुवादों के माध्यम से इस तरह से उन्होंने इसका खड़ी बोली के विकास में योगदान दिया। हालांकि उनका कहना था कि ये खड़ी बोली इसमें गद्य में तो चल सकती है, लेकिन पद्य में, खड़ी बोली में अभी वो लयात्मकता, वो सरसता नहीं है जिससे पद्य की, सुंदर पद्यों की रचना की जा सके। अब इनमें जो जॉन गिलक्रिस्ट थे, इन्होंने 4 लोगों को नियुक्त किया जिन्होंने हिंदी को, हिंदुस्तानी भाषा को एक मानक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया, जिसे खड़ी बोली आज हम कहते हैं। उनके क्या योगदान थे, उन्होंने कौन से प्रयास किया, उसको हम देखते हैं। उनकी कौन कौन सी पुस्तकें थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले थे इंसा अल्लाह खां। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बार बार पूछी जाती है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, जीएस में पूछ लिया जाता है। रानी केतकी की कहानी कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रानी केतकी की कहानी। इनका जो था, इनका लिखने का, उस समय के जो भी लेखक लिख रहे थे इस भाषा में, उसमें कई कॉमन विशेषताएं थी। जैसे जो 19वीं शताब्दी के पहले का जो समय था, उसमें जो पद्य लिखने की परंपराएं ज़्यादा थी, पद्य में ही सारी चीज़ें अपनी कह दी जाती थी। लेकिन अब गद्य आ गया, अब गद्य में भी पद्य की लयात्मकता लाने का प्रयास लगभग सभी लेखकों ने किया है इस समय के दौरान के। और दूसरा, जो प्रारंभिक जो भाषा थी वो अभी परिष्कृत खड़ी बोली नहीं थी, इसलिए उस समय की चलताऊ बोलियों का जो भी पुट था वो इन भाषाओं में आता रहा। लोकोक्तियाँ, मुहावरों के द्वारा खूब उक्ति चमत्कार करने का प्रयास किया जाता रहा। जैसे इनके जो 4-5 बिंदु हमने नोट कर लिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें इनका जो प्रयास था इंसा अल्लाह खां का, कि इनकी जो लेखनी हो, इनका जो लेखन हो, उसमें अन्य भाषा का, अन्य बोली का पुट ना हो। ये चाहते थे कि ये हिंदुस्तानी भाषा जो उन्होंने निर्धारित की है वही हो, इसमें अन्य बोली का पुट ना हो। दूसरा, भाषापन ना रहे। क्या ना रहे? भाषापन ना रहे। भाषापन मतलब जो ब्रज भाषा चल रही थी वो गद्य में, पद्य में थी, लेकिन गद्य में उसका पुट ना दिखाई पड़े, ब्रजभाषापन ना रहे। तीसरा, अलंकारों, लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने किया। चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इन्होंने खूब अलंकारों और लोकोक्तियों का प्रयोग खूब किया, जिससे चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके गद्य में। और गद्य में पद्य की लयात्मकता भी हमने बताया, जैसे अभी इसके पहले ब्रजभाषा में पद्य ही लिखने की परंपरा थी, गद्य लिखने की परंपरा नहीं थी। इसके पहले बहुत ही नॉमिनल गद्य लिखे जाते थे। पद्य के ही पद्य थे, महाकाव्य लिखे जाते थे, खंड काव्य लिखे जा सकते थे, लेकिन गद्य में निबंध, नाटक, ये सब की परंपरा भी नहीं थी। तो अभी ये पद्य की लयात्मकता गद्य में ये अभी बनी हुई थी। जैसे कुछ शब्द हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, नयनों की सजावट, पलकों की रुधाहट, हंसी की लगावट, इस तरह के शब्द जो है अक्सर प्रयोग में ला करके जो पद्य में गद्य है उसमें भी पद्य की लयात्मकता लाने का प्रयास किया जाता था। तो ये थी इनके इंसा अल्लाह खां के जो लेखन था, जो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी भाषा के या खड़ी बोली के प्रारंभिक विकास के लिए उन्होंने जो निर्धारित किया था वो था। लेकिन इन सब के बावजूद खड़ी बोली, हिंदी की जो यहाँ पर बोली का पुट ना हो, उन्होंने ये हिंदुस्तानी भाषा यानी खड़ी बोली का एक मानक रूप प्रदान करने के लिए इन सब चीज़ों का, खड़ी बोली, ये अन्य बोली का पुट ना हो, भाषापन ना रहे, इनको कुछ न कुछ फिल्टर करने का प्रयास किया गया और एक खड़ी बोली का एक आधार या प्रारंभिक रूप यहाँ पर आकार देने का प्रयास किया गया है। दूसरे थे लल्लू लाल, इनकी 14 रचनाएं हैं। इसमें कुछ के ऐसा लेखक हैं, कुछ इन्होंने खुद लिखा है इनके, लेकिन प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर। इनके में भी गद्य में पद्य की लयात्मकता मौजूद थी। जैसे अभी हमने बताया कि नैनों की सजावट, पलकों की रुधाहट, हंसी की लगावट, इस तरह के जो गद्य में पद्य की लयात्मकता होती थी ये अभी इनके भी गद्य में मौजूद थी। और लेकिन यहाँ पर इन्होंने किया था अन्य बोली का पुट ना हो, लेकिन इनमें नाना बोलियों का सम्मिश्रण था। दक्षिणी, उत्तरी, दक्कनी हिंदी का प्रयोग, जैसे लड़कियां आतियां जातियां, मतलब इस तरह से प्रयोग वहाँ किए जाते थे दक्कनी हिंदी में। तो इस तरह के प्रयोग इनके लल्लू लाल की कहानियों में दिखाई पड़ते हैं। तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग, यहाँ जो इन्होंने सबसे अच्छा किया कि तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया। तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग करने का ये फ़ायदा हुआ कि जो खड़ी बोली हिंदी है ये संस्कृत से जो तत्सम शब्दाएँ हैं इनका व्यापक प्रयोग करती है। और एक अगर पढ़ा लिखा इंसान या पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञाता है तो अधिकतम तत्सम शब्दों का प्रयोग करता है। तो इसका प्रयोग इन्होंने किया और
एक अन्य एक जो और यहाँ से जो छूटा हुआ था एक तत्व वहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया। इसके अलावा ब्रजभाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया। यहाँ पर ब्रजभाषापन नहीं था, लेकिन इन्होंने सॉरी ब्रजभाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया। अब आते हैं सदल मिश्र। इनकी प्रसिद्ध रचना नाचकेतोपाख्यान इन्होंने 1803 में लिखी। सदल मिश्र ने, ये बिहार के थे। कहाँ के थे? ये बिहार के थे, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं उनमें पूर्वी प्रयोग अधिक है, पूर्वी भाषा का पुट अधिक है। और लेकिन इनकी भाषा अन्य की, जैसे लोकोक्तियों मुहावरों की वजह से जो चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने की शैली का प्रयोग किया गया, उससे जो है एक लयात्मकता टूट फूट गई है, वो यहाँ पर नहीं है। वो लयात्मकता यहाँ बनी हुई है। अन्य की अपेक्षा इनकी भाषा थोड़ी सी अपेक्षाकृत साफ सुथरी है, ज़्यादा मिश्रण नहीं है, ब्रजभाषापन नहीं है, नाना बोलियों का सम्मिश्रण नहीं है, तो इसलिए इनकी भाषा थोड़ी सी साफ सुथरी है। और इनमें जो मुहावरे और लोकोक्तियों का अतिरिक्त प्रयोग किया जाता था, क्या करने के लिए? चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। और इसकी वजह से कृत्रिमता नहीं आ पाई है इनके उसमें, वाग विलास या तुकबंदी नहीं है, जो लयात्मकता जो थी वो उसमें कम है, नहीं के बराबर है। पुतलियों की रुढ़ाहट जैसे जो शब्द हैं ये इसमें नहीं आए, तुकबंदी नहीं है। और इसका संस्कृत की तरफ इनके लेखन का झुकाव ज़्यादा है। तो संस्कृत की तरफ लेखन का झुकाव होने की वजह से तत्सम शब्दों की प्रचुरता और खड़ी बोली का एक मानक रूप प्राप्त करने की तरफ ये अधिक अग्रसर है। अगले हैं सदा सुखलाल। ये दिल्ली के रहने वाले थे, कायस्थ थे और दिल्ली के थे और उर्दू के ज्ञाता थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है सुख सागर। सदा सुखलाल की सुख सागर है। लेकिन इनकी भाषा में भी, चूँकि ये भी उसी जॉन गिलक्रिस्ट ने जो 4 लोगों को नियुक्त किया था भाषा के लिए, व्याकरण तैयार करने के लिए, लेखन करने के लिए, जिससे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रशासकों को सिखाया जा सके हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा, उसके लिए तो लेकिन इनकी भाषा में पंडिताऊपन है। और चूंकि ये दिल्ली के रहने वाले थे, इसलिए इनकी बोलियों में पूर्वी और पश्चिमी, लेखन में पूर्वी और पश्चिमी बोलियों का मिश्रण है, पूर्वी और पश्चिमी बोलियों का मिश्रण है। और पूर्व की अन्य विशेषता हैं, जैसे गद्य में पद्य की लयात्मकता और वाग विलास या मुहावरों लोकोक्तियों का अतिरिक्त प्रयोग, इसका भी इनके में प्रयोग दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके बाद 1850 में जब ये जॉन गिलक्रिस्ट जो ये युग था, फोर्ट विलियम कॉलेज का जो योगदान था, इसने जो हिंदी को एक प्रारंभिक कोपल निकलने में जो सिंचित किया, इसने उस पौधे को सिंचित किया जो खड़ी बोली के बाद में बट वृक्ष की तरह तैयार हुई, उस पौधे को सिंचित करने का जो प्रयास किया इन चारों लेखकों ने किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्रिस्ट ने इनको नियुक्त किया था। इसके बाद भारतेंदु युग में, भारतेंदु ने 1850 से 1900 तक का जो समय था, हिंदी को एक इसका रूप स्पष्ट होने लगा, वृक्ष का रूप लेने लगा। हालांकि उसमें परिष्कार बाद के समय में हुआ है, लेकिन एक वृक्ष का रूप लेने में, ऐसा रूप लेने में जिसको हटाया नहीं जा सकता था, पौधे से यहाँ से ये ख़त्म किया था, लेकिन अभी हटाया नहीं जा सकता था, वो भारतेंदु युग में ये अतिरिक्त रूप से प्रफुल्लित और पल्लवित होना शुरू हुआ। इसके अलावा इस दौरान इन चारों के अलावा कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई हिंदी में, जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें पहला था उदंत मार्तंड, जो 1826 में चला, कलकत्ता से निकला। उदंत मार्तंड 1826 में, हालांकि ये कुछ समय बाद बंद हो गया। उसकी जगह पर निकला बंगदूत 1828 में, वो भी कलकत्ता से निकला। ये भी 1829 में बंद हो गया, 1829 में बंद हो गया। फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 में तीसरा पत्र निकाला हिंदी में, और ये चलता रहा बनारस अखबार। हालांकि ये अरबी फारसी परंपरा के थे। इसमें हम जानते हैं कि लक्ष्मण प्रसाद जो इस समय के भारतेंदु युग में कह सकते हैं, भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण लेखकों में थे, उसमें बनारस अखबार के जिन्होंने निकाला, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, अरबी फारसी के मिश्रित इनकी बोली थी। और लक्ष्मण प्रसाद में संस्कृतनिष्ठ पंडिताऊपन था उनमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये किया कि इन दोनों के मध्य का रास्ता चुना, मध्य मार्ग चुना, और एक भारतीय परिवेश को, भारतीय लोगों को एक समुन्नत, एक ऐसी खड़ी बोली देने में सक्षम हुए जो लोगों को खूब भाई और अपने अस्तित्व को बनाने में सफल रही।
वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।